तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ख़ास इंसान कौन है? वो तुम्हारी माँ हो सकती है, तुम्हारे फादर, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे परिवार में से, या तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड्स। सबके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, इनफैक्ट मेरे भी हैं। बट स्टिल कोई ख़ास इंसान तो ज़रूर होता है। वो स्ट्रेंजर होता है ऑफ कोर्स पहले, बट धीरे धीरे वो एक तुम्हारा हिस्सा बनने लगता है। और आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई वार्निंग डरा नहीं रहा। तुम स्ट्रेंजर्स से बात करो, उनसे दोस्ती करो और अपना ख्याल रखो। ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी कि इंडिया में आजकल लव मैरिजेस को काफ़ी अलग नज़र से देखा जाता है, अनलाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड। बट आई फील लाइक कि लव मैरिजेस उतनी भी बुरी नहीं होती इफ़ यू फाउंड द राइट वन। बट आजकल की इस दुनिया में एक अच्छा पार्टनर तो छोड़ो, एक अच्छा इंसान मिलना भी मुश्किल सा हो गया है। तुमने लिविंग रिलेशनशिप्स के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ रहते हैं विदाउट गेटिंग मैरिड, टू अंडरस्टैंड, टू नो ईच अदर। हालांकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है इंडिया में, आई मीन काफ़ी न्यू है। बट ये चीज़ काफ़ी लोगों को गलत लगती है, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में। हमारा आज का केस भी कुछ इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहाँ एक लड़की अपना घर छोड़कर प्यार में सब कुछ गवा बैठी। एक ऐसी लड़की जिसके लिए एक लड़का सब कुछ बन गया। और एक फ्लैट जहाँ प्यार का अंजाम इतना भयानक निकला कि पूरा देश कांप गया। इस केस ने सिर्फ एक मर्डर रिवील नहीं किया, इसने रिलेशनशिप्स, लिव इन कल्चर और ट्रस्ट पर काफ़ी सवाल खड़े कर दिए। आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की, जिसमें प्यार धीरे धीरे खौफनाक बन गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट थॉमस, और स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं 21st सेंचुरी क्राइम। श्रद्धा वॉकर का जन्म 1995 में हुआ था इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वो अपने भाई और अपनी माँ के साथ एक नॉर्मल से घर में रहा करती थी, वेराज उनके फादर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओन करते थे। हालांकि उनके पेरेंट्स अलग थे, बट स्टिल श्रद्धा और उनके भाई को एक हिंदू स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट मिला। उनके पेरेंट्स उनसे यही चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और एक सक्सेसफुल करियर बनाए। उनके पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो एक अच्छी सी कॉलेज डिग्री ले और एक हाई पेइंग जॉब सिक्योर करे, ताकि वो अपना फ्यूचर और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाए। श्रद्धा ने अपनी 12वीं की पढ़ाई एक लोकल कॉन्वेंट स्कूल से की, जहाँ पर वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल उसने अपने आप को एक बैचलर्स ऑफ मास मीडिया में एनरोल कर दिया एट द विवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हालांकि श्रद्धा ने अपने आप को एनरोल तो कर लिया था, बट स्टिल उसने अपना फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया एंड शी ड्रॉप्ड आउट। जी हाँ, उसने अपने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया। एंड वो बाद में बताती है कि वो कभी पढ़ाई में या इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड थी ही नहीं, एंड द ओनली रीज़न उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था इज़ टू हैप्पी द पेरेंट्स। कॉलेज से ड्रॉप लेने से कुछ महीने पहले ही श्रद्धा को एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई थी एट अ मल्टीनेशनल कंपनी इन मलाड, एंड इट गेव अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस टू हर। एंड आई थिंक कि वो हिंदू फैमिली में बॉर्न हुई थी, आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, बट स्टिल वहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस थे, इट वॉज स्ट्रिक्ट। एंड फाइनली शी गॉट कि हाउ इंडिपेंडेंस फील। श्रद्धा को अब लग रहा था कि फाइनली अब उसे खुद का कमाया हुआ पैसा मिल रहा है और वो इस पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर सकती है, एंड दैट्स व्हाट शी वांटेड। बट लेटर उसको एक और चीज़ चाहिए थी, एंड दैट वाज अ रिलेशनशिप। जब कॉलेज से श्रद्धा ने ड्रॉप लिया और वो जॉब करने लग गई, तब वो अपने अर्ली 20s में थी, एक ऐसी एज जहाँ माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे मैरिड हो जाएं। एंड एज एक्सपेक्टेड श्रद्धा के पेरेंट्स भी उसके लिए एक पोटेंशियल हस्बैंड ढूंढने लग गए। बट श्रद्धा, उसकी चॉइसेस कुछ अलग ही थी। वो चाहती थी कि वो अपने हिसाब से अपना पसंद का लड़का चुने, एंड वो इस चीज़ के लिए अड़ गई। एंड फाइनली उसने बम्बल ऐप डाउनलोड कर लिया फॉर डेटिंग, और इसी ऐप पर वो मिली आफ्ताब आमिन पूनावाला से। श्रद्धा को भरोसा था, या फिर भरोसा हो रहा था, कि आफ्ताब उसके लिए एक परफेक्ट मैच है। वो सेम डिग्री पढ़ रहे थे एंड फाइनली एक सेम कॉल सेंटर में जॉब करने लग गए।
उनकी पसंद और उनके ओपिनियंस बहुत मिलते थे। वो दोनों डिसएग्री करते थे कि ये रिलीजन्स और ये सब कुछ कुछ नहीं होता। दे वांटेड जस्ट लव। वेल, आफ्ताब एक मुस्लिम था और श्रद्धा एक हिंदू, एंड दोनों के फेथ, दोनों के कल्चर काफ़ी अलग थे, तो उन्हें दिक्कत ना हो इसलिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे। उनके पर्सनल बिलीव्स और उनके रिलीजन्स काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री कर रहे थे। श्रद्धा को अब लग रहा था कि फाइनली उसे कोई ऐसा मिल गया जो उसे बहुत अच्छे तरीके से समझता है। वेल, उसने ये सब चीज़ें अपने दोस्तों के बीच में भी काफ़ी शेयर कर दी और बताया कि उनका कनेक्शन यानी आफ्ताब और श्रद्धा का कनेक्शन काफ़ी रेयर और स्पेशल है। और अब आता है मिड 2019, जब श्रद्धा ने आफ्ताब को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाया। वेल, एज एक्सपेक्टेड श्रद्धा के पेरेंट्स काफ़ी शॉक हो गए, और जब श्रद्धा ने ये बात की कि वो आफ्ताब के साथ एक अलग घर में रहना चाहती है, तो उनके पेरेंट्स डिसएग्री करने लग गए। श्रद्धा के पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे थे कि श्रद्धा ने अपनी पसंद का लड़का चुना, बट वो एक ऐसे लड़के के साथ रहना चाहती थी जिससे वो शादी भी नहीं कर रही थी, और वो लड़का एक मुस्लिम था जो कि उनके रिलीजन का नहीं था। श्रद्धा को कंटिन्यूअस वार्निंग्स मिलती रही, बट स्टिल शी रिफ्यूज्ड टू लिसन। वेल, श्रद्धा को काफ़ी गुस्सा आ गया और अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट कर दिया। उसने कहा कि वो एक 25 साल की लड़की है और अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, और अपने गुस्से में उसने ये तक कह दिया कि वो उनकी बेटी नहीं है, और अपना घर छोड़ दिया और आफ्ताब के साथ मूव इन कर लिया। शुरुआत में तो आफ्ताब और श्रद्धा का रिश्ता बहुत अच्छा था, बट धीरे धीरे उनके रिश्ते में टकरार आने लगी। श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि आफ्ताब एक कंट्रोलिंग इंसान था और हमेशा श्रद्धा को कंट्रोल किया करता था, और श्रद्धा आफ्ताब को काफ़ी प्रेशराइज कर रही थी कि वो उससे शादी कर ले। और कुछ महीनों के भीतर ही कपल्स ने अपनी मुंबई वाली जॉब क्विट कर दी एंड दे मूव टू दिल्ली। वहाँ पर दोनों एक रेंटिंग अपार्टमेंट में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने लग गए। श्रद्धा अब दिल्ली में थी एंड शी वॉज अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू आफ्ताब। यस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आफ्ताब एक कंट्रोलिंग इंसान था। वेल, जैसे जैसे श्रद्धा और आफ्ताब का रिश्ता अच्छा हो रहा था, वैसे वैसे श्रद्धा और उनके मदर एंड पेरेंट्स का काफ़ी कम कांटेक्ट था, और जब भी उसे कोई इन्फो देनी होती थी वो अपने ब्रदर के थ्रू देती थी। वेल, इन 2022 अनफॉर्चुनेटली श्रद्धा की मदर एक ब्रेन हैमरेज से सफ़र कर रही थी एंड शी पास्ड अवे, और श्रद्धा 2 हफ्तों के लिए मुंबई आ गई टू सपोर्ट हिज फादर एंड हिज ब्रदर। ऐसी बातें बताती हैं जिससे सुनकर उनके फादर विकास वॉकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। श्रद्धा बताती है कि आफ्ताब उसको फिजिकली अब्यूज़ करता है। जी हाँ, आफ्ताब उस पर वॉयलेंस करता है, और तो और एक बार तो वॉयलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको अपनी दोस्त के घर 3 दिन के लिए रहना पड़ा था। ये चीज़ सुन के किसी भी पेरेंट के पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, एंड विकास वॉकर के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को इंसिस्ट किया कि वो दोबारा से आफ्ताब के पास यानी दिल्ली ना जाए, एंड श्रद्धा एक वक्त के लिए मान भी गई। एज एक्सपेक्टेड आफ्ताब दोबारा से मुंबई आ गया, और विकास वॉकर और श्रद्धा से माफ़ी मांगने लग गया, और वो वादा करने लग गया कि वो दोबारा से श्रद्धा को हर्ट नहीं करेगा। एंड श्रद्धा बिलीव्ड हिम। श्रद्धा दोबारा से उसी के साथ दिल्ली चली गई। विकास वॉकर काफ़ी ज़्यादा रोकना चाहते थे अपनी बेटी को, बट उन्हें नहीं पता था कि काश वो उसे रोक लेते। अक्टूबर 2022, श्रद्धा के एक दोस्त ने उसके भाई को कॉल किया और कहा कि श्रद्धा के बारे में उसने कुछ महीनों से नहीं सुना। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, और तो और उसने सोशल मीडिया पर कुछ नहीं पोस्ट किया। उनके फादर को अब रियलाइज़ होता है कि पिछले 6 महीनों से उन्होंने श्रद्धा से बात नहीं की। वेल, श्रद्धा के फादर विकास को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, तो उन्होंने मुंबई पुलिस में जाकर एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी। उनका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब पर था, एज उन्होंने अपनी बेटी के मुंह से खुद सुना था कि आफ्ताब उस पर वायलेंट था, उसको मारा पीटा करता था। वेल, मुंबई पुलिस ने यह केस दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया। विकास ने पुलिस के अंदर रिपोर्ट तो कर दी थी, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं शॉक थे। वो कहीं ना कहीं जवाब ढूंढ रहे थे कि उनकी बेटी कहाँ है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दिल्ली खुद जाएंगे, एंड वो दिल्ली चले गए। उन्होंने कपल्स के फ्लैट पे जाके नॉक किया।
बट किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दोबारा से नॉक किया, बट रिजल्ट रिमेन्स द सेम। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस में एक और रिपोर्ट फाइल कर दी कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अक्टूबर 26, 2022 पुलिस ने आफ्ताब को क्वेश्चनिंग के लिए स्टेशन बुला लिया, बट आफ्ताब कुछ अजीब ही बात करने लग गया। वो कहने लग गया कि श्रद्धा और उसका ब्रेकअप मई मंथ में हो चुका था और उसके बाद से वो कांटेक्ट में नहीं थे। हालांकि पुलिस को काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें मिल रही थी। उन्होंने श्रद्धा के बैंक बैलेंस और उसके फ़ोन को इनएक्टिव पाया फॉर द मंथ्स, बट स्टिल कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे पता लगे कि श्रद्धा ने वॉलेंट्रीली वो घर छोड़ा। पुलिस ने आफ्ताब को एक अंडर सर्विलेंस में रखा। अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। जब पुलिस ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें श्रद्धा के दोस्तों से कुछ अजीब सी पता लगी। उन्होंने बताया कि एक बार श्रद्धा पूरे 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड थी क्योंकि आफ्ताब ने उसको बहुत ज़्यादा मारा था और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंजरीज थी। हालांकि उनके दोस्तों ने डॉक्टर्स को और पुलिस को काफ़ी चीज़ें बताई थी कि ऐसे ऐसे था, बट स्टिल श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड के पास दोबारा चली गई। पुलिस को जब ये चीज़ें पता लगी तो उन्होंने आफ्ताब को दोबारा क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया और इस बार उन्होंने आफ्ताब के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी दिखाए जहां पर उसके अकाउंट में 54,000 ट्रांसफर हुए थे फ्रॉम द श्रद्धा's अकाउंट, और वो पैसे श्रद्धा के जाने के 4 दिन बाद आए थे। फ़ोन की लोकेशन से पता लगा कि श्रद्धा का फ़ोन उसी अपार्टमेंट में था। जब आफ्ताब को ये सब चीज़ें पता लगी और उसके खिलाफ इतने ज़्यादा एविडेंस थे तो आफ्ताब ने फाइनली अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो आप सुनकर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसने कुछ अजीब सी बात की। उसने कहा कि श्रद्धा 6 महीने पहले ही मर चुकी है। लेटर ऑन उसने बताया कि ऑन 18 मई 2022 उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी। मे बी वो कोई खाने की चीज़ पर या मार्केट से सामान लाने के ऊपर, एंड आफ्ताब गॉट एंग्री और उसने श्रद्धा को वहीं मार डाला। और यही नहीं, उसने अगले दिन मार्केट से एक नया रेफ्रिजरेटर लाया और एक चाकू भी, और उसने चाकू, सीजर, हथौड़ा और कई इक्विपमेंट से उसकी बॉडी को 35 पीसेस में कट डाउन किया एंड उसे फ्रिज में स्टोर कर दिया। इसके बाद जो उसने किया वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उसने बताया कि श्रद्धा का चेहरा किसी को भी पता ना लगे, इसके लिए उसने उसका चेहरा गैस स्टोव पे रख दिया एंड उसे जलने दिया। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, उसने अगले 18 दिन तक उसकी हर एक बॉडी पार्ट को धीरे धीरे जंगल, ड्रेन्स और नालियों में बहाना शुरू कर दिया। आफ्ताब ने बताया कि वो श्रद्धा का मर्डर काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था और ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था। उसने बताया कि जब भी वो ऑफिस पे फ़ोन पर बात करता तो श्रद्धा हमेशा उस पर शक करती थी। वो हमेशा उसे फोर्स करती थी कि वो उससे शादी कर ले, एंड मोस्ट प्रोबेबली श्रद्धा उस पर ओवर प्रोसेस्ड हो चुकी थी। ओवर प्रोसेस्ड। आफ्ताब ने बताया कि उसकी सारी प्लानिंग, उसने बॉडी पार्ट्स को कहाँ दफनाना था, कहाँ फेंकना था, ये सब उसने ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री से देखा था। उसने क्राइम शोज इतने ज़्यादा देख लिए थे कि उसे हर एक मेथड पता था बाय विच पुलिस कांट फाइंड द बॉडी और द किलर।
पुलिस को श्रद्धा के 10 बॉडी पार्ट्स मिले थे एंड द रेस्ट ऑफ वर थ्रोन बाय आफ्ताब। पुलिस ने काफ़ी अजीब सी चीज़ बताई। उन्होंने बताया कि आफ्ताब बिल्कुल भी इमोशनल नहीं था एंड वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जुलाई 2023 में ट्रायल शुरू हो गया। श्रद्धा की फैमिली डिमांड कर रही है कि आफ्ताब को डेथ पेनल्टी मिले फॉर हिज वर्क, बट जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अब तक एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आई है और ये केस अभी भी पेंडिंग है। ये सिर्फ कोई क्राइम की स्टोरी नहीं थी, ये स्टोरी थी एक लाइफ की जिसे ज़िंदगी चाहिए थी, जिसे प्यार चाहिए था और जिसे आज़ादी चाहिए थी। श्रद्धा ने भरोसा किया, उसने भरोसा किया उन वादों पर जो आफ्ताब ने उसके साथ किए थे और ये भरोसे ही उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिए। अक्सर हम बंद दरवाज़ों के पीछे एक गलती को और अपने गुस्से को एक माफ़ी के साथ में छिपा देते हैं। कंट्रोल और पोजेसिवनेस अपने आप को केयरिंग का एक पर्दा पहना देते हैं और वॉयलेंस एक साइलेंस का रूप ले लेता है। ये केस हमें फोर्स करता है और हमें कहता है कि आपको अपना अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी कन्फ्रंट करना चाहिए। ये केस हमें बताता है कि खतरा हमेशा अजनबियों से नहीं आता, ये खतरा एक साए में छिपा होता है, एक अंधेरा साया, और जब उस अंधेरे में रोशनी पड़ती है तो वो कोई अपना ही होता है। उसका नाम याद रखना, इसलिए नहीं क्योंकि वो मरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक जिंदगी चाहती थी जो वो नहीं जी पाई। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट थॉमस, और हाँ, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूं एक और नए केस के साथ।